तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि किसी ने पूछा है कि इस साल हम नम्स में और एमडी कार्ड दोनों में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि वो कल परसों से वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो सर्कुलेट कर रहा है कि जिसके अंदर मिसकंसेप्शन या कुछ क्लियर नहीं है, वो हमें भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हो सकता कि आप नम्स में अपीयर होंगे तो एमडी कार्ड में नहीं हो सकते। आपका हक है, दोनों टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं इक्वली, ठीक है। वो ज़रा सी मिस क्लियर है और 2-3 दिन में वो क्लियर हो जाएगी। उसके मार्क्स लगेंगे या पूरे मार्क्स लगेंगे, इसका भी सवाल है। तो ज़्यादा चांसेस क्यों हैं कि इलेक्टिव्स के मार्क्स लगेंगे, क्योंकि 99% चांसेस यही हैं कि इलेक्टिव के मार्क्स लगेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना, इंग्लिश उर्दू और उनके पेपर्स नहीं हुए थे, तो उनके मार्क्स जो है ना इलेक्टिव के पेपर्स की मार्क्स के बेसिस पे दिए हुए थे। तो इलेक्टिव्स में क्योंकि ज़्यादा आ जाते हैं और किसी फुल भी आ सकते हैं, जैसे मेरे फुल आए थे तो मुझे इंग्लिश और उन चीज़ों में भी फुल मिले थे। तो उनके मार्क्स आपके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके इंग्लिश और उर्दू उन चीज़ों में तो फुल नहीं आ सकते, तो इसका जो है इशू बन जाएगा। अगर पूरे मार्क्स उन्होंने इंक्लूड किए तो आपको डिसएडवांटेज थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस साल इलेक्टिव्स होंगे, मार्क्स इलेक्टिव्स के होंगे, और इससे अगले साल जो है ना, वो फिर भी चांसेस हैं कि इलेक्टिव से पूरे मार्क्स हो जाएं, लेकिन कंफर्म नहीं है। मतलब ये 2 साल, ये वाला साल तो कंफर्म है इलेक्टिव्स ही होंगे, और इससे आगे जो 2 साल होंगे उनमें चांसेस हैं कि फुल मार्क्स हो जाएं, लेकिन इस साल बिल्कुल नहीं होने लगे। तो एक और क्वेश्चन आया कि लास्ट डे ऑफ एमडी कैट पे क्या करें, बुक पढ़ें हम, या नोट्स पढ़ें, या प्रैक्टिस करें। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि प्रैक्टिस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है ना, उसमें 60 to 70% आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आखिरी दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरा एक एफएलपी सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे, और उसके बाद अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। जो आप इतने अरसे से चीज़ें लिख रहे थे, शॉर्ट लिस्टिंग, उसको उस दिन जितनी दफ़ा आप रिवाइज़ कर सकते हैं आप करें। और वो भी हो गई है आपकी रिवाइज़, तो फिर आप वो टॉपिक्स पढ़ें जो बुक में, आपको बुक उठाएं और उसको ऐसे ही पेजेस करके, और टॉपिक, सिर्फ टॉपिक्स के नाम पढ़ते जाएं, टॉपिक्स के नाम पढ़ते जाएं कि कौन से, और आपको लगता है कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक नज़र इसको देख लेता हूँ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बुक में से, एक नज़र इसको देख लेता हूँ। जो टॉपिक आप ऐसे बुक के पेजेस पलटते जाएं, और जो टॉपिक आपको लगता है कि अच्छा यार ये जहन में नहीं आ रहा, उसको जो है रिवाइज करने की कोशिश करें जल्दी से जहन में ही, कि अच्छा चीज़ें जहन में आ रही हैं उसके बारे में। अगर नहीं आ रही तो उस टॉपिक को जल्दी से ना, उसकी आधा टॉपिक पढ़ लें या स्किम कर लें उसको जल्दी से, और फिर अगले टॉपिक पे चले जाएं। जो जहन में आ रहा है उसको स्किप करें, और जो जहन में नहीं आ रहा, जो आपको समझ नहीं आ रही, उसको पढ़ लें। एक और क्वेश्चन ये आया है कि जो एमडी कैट देने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके और कोई टेस्ट नहीं होते, सिर्फ एमडी कैट होता है। और नम्स के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका नम्स होता है और एमडी कैट होता है। 25% उनका नम्स होगा और कुछ 40% की कितना एमडी कैट होता है। इसी तरह उनकी कोई परसेंटेज होती है नम्स के कॉलेजेस की। तो उनके लिए सिर्फ आपको एमडी कैट देना पड़ता है और नम्स देना पड़ता है, ठीक है। एमडी कैट बाकी जो मेन गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना पंजाब वगैरह के, वो सिर्फ एमडी कैट पे चलता है उनका, और नम्स वाले जो है वो नम्स पे चलेगा। उसके अलावा कुछ, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अपने टेस्ट होते हैं, जैसे शिफा का अपना टेस्ट है। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे रिफ़ा यूनिवर्सिटी है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, और कोई जो इंटरव्यू लेते हैं अपना। तो किसी का टेस्ट होता है, किसी का इंटरव्यू होता है, तो वो आपको देने पड़ते हैं, और वो इतने कोई वो नहीं होते। शिफा का टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, वो आपके पेपर जैसा ही होता है एमडी कैट जैसा। बाकी कॉलेजेस का कोई इतना वो नहीं है। नम्स के लिए आखिरी 15 दिन में कैसे तैयारी करें, तो नम्स जो है इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, और नम्स के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो है 150 में से 130 प्लस मार्क्स होते हैं। कोई इतना जो है वो मुश्किल टेस्ट नहीं होता, तो आप सिर्फ उसके जो पास पेपर्स हैं ना वही कर लेते हैं सारे अच्छे से, तो नम्स जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि नम्स के अंदर या इस टेस्ट में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं कि नहीं देते। तो जो पेपर आपका अगर कार्बन कॉपी देंगे और शाम को जिस पेपर की आ जाती है ना, तो उसके अंदर अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं तो आप शुक्र करें कि उनके अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि शाम को वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं, और जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि पेपर तो सामने पड़ा होता है, तो उसके सब बच्चों को जो है मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसकी आप टेंशन ना लें, जितने भी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आएंगे या रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो चैलेंज हो जाएंगे उसी दिन शाम को, और फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे उस सबके। तो वैसे होता नहीं है कि इन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए तो ये सिलेबस के मुताबिक ही रहेंगे। तो आप सिर्फ पास पेपर कर लें, और जो एमडी कैट के लिए आप तैयार कर रहे हैं बस वही पढ़ लें, तो नम्स उसके अंदर जो है ना आपका कवर हो जाता है सारा का सारा। दूसरा, ये नम्स का जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, इसके लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पेपर में उसके मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे या नहीं। तो नम्स टोटल जो है ना 100% नम्स का टेस्ट है, वो 100% है, ठीक है। उस 100% में से 5% फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। और नम्स पूरे की वेटेज कितनी है जो आपके एग्रीगेट में नम्स का बनेगा, उसके अंदर 25% नम के जो है नम्स के एमडी कैट की वेटेज है, ठीक है। तो आप रेशो प्रोपोर्शन करें, तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट अगर 100 में से 5% है, तो 25% में से फिजियोलॉजिकल टेस्ट की क्या वेटेज होगी। और वो, और दूसरा जो पूछ रहे हैं फिजियोलॉजिकल टेस्ट को कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो टेस्ट की बुक्स होती हैं ना, वो आपको मिल जाएंगी। और आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट की बुक्स के अंदर ये फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं, जिसमें वो डायग्राम्स वगैरह बनाई होती हैं, और डायग्राम्स उनको सॉल्व करना होता है। बेसिकली मैथ्स टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ब्रेन की ट्रिक्स वगैरह को टेस्ट करते हैं कि आप कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो कोई इतना बड़ा उसका सीन नहीं होता, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे कर लेंगे। बेसिकली उसका होता है टाइम का, वो होता है कि 30 मिनट्स में आपने 100 MCQs करने हैं, तो आप जितने फास्ट होंगे और जितने जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे तो उतने ज़्यादा आप MCQs उसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे। बाकी कोई इतनी बड़ी उसकी वेटेज नहीं है, 100 में से 5% है, 25 में से निकालेंगे तो 1% भी नहीं बनेगी कुछ, तो बहुत कम वेटेज है, ठीक है। तो इतना उसको सर पे नहीं लेना और बाकी पेपर पे फोकस करें, वो फिजियोलॉजिकल आपका हो जाएगा। आप तैयारी ना भी करके जाएं तो वो हो जाएगा, लेकिन एएमसी की आप बुक्स वगैरह देख लेंगे क्योंकि उनका फिजियोलॉजिकल का टेस्ट होता है, तो उसमें हो जाएगा।
दूसरा ये क्वेश्चन अभी आया है कि यूनिवर्सिटीज़ के कुछ पोर्टल्स ओपन है एडमिशन के लिए, तो हम क्या करें, एडमिशन लें कि नहीं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स ओपन हो ही नहीं सकते, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल्स हैं वो अलग अलग ओपन नहीं होते, उनका एक ही पीएमसी रेगुलेट करता है पोर्टल यूएचएस का, ठीक है। पूरे पंजाब के कॉलेजेस के एडमिशन वही लेगा, एक पोर्टल होता है वही खुलता है। जो अभी खुल रहे हैं ना वो अभी नहीं खुल रहे, वो काफ़ी अर्से से खुले हुए हैं, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पोर्टल्स हैं, ठीक है। ये अभी से खुले होते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म उधर फिल करते हैं, और 1000 रुपीज़ फीस होती है। अगर आप इंटरेस्टेड आएंगे किसी मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है प्राइवेट वाले में, तो आप उसके अंदर एडमिशन भेज के मतलब अप्लाई करके, और 1000 रुपया उनकी फ़ीस होती है और किसी की 1500 होती है, वो जमा कराते हैं तो आप बस अप्लाई हो जाता है आपका। वैसे एमडी कैट के बाद भी कुछ दिन ये पोर्टल्स उनके खुले रहते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं एमडी कैट के बाद प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ये उसके पोर्टल्स हैं वो अभी से खुले हैं, आप जाएँ उधर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दें। जितने भी कॉलेजेस में आप इंटरेस्टेड हैं, 1000 रुपया अप्लाई करने की फ़ीस होती है, वो चलान पे करना होता है और बस आपका अप्लाई हो जाता है। तो किसी ने ये सवाल किया है कि पास पेपर से जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि नहीं। तो नम्स वगैरह जो हैं इनके क्वेश्चंस तो पास पेपर से काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। जो पीएमसी का लास्ट ईयर हमारा पेपर हुआ था तो उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे जो हमें प्रैक्टिस टेस्ट उन्होंने दिए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन उनसे क्वेश्चंस आए थे। और जो मतलब नहीं भी थे उनसे आए डायरेक्टली उसी तरह, तो वो भी क्वेश्चन सेम ही थे, बस थोड़ी बहुत चेंजेस थी उनके अंदर। टाइप कहते हैं ना क्वेश्चन की टाइप, वही होती है। और क्वेश्चन पास पेपर्स आप इसलिए सॉल्व नहीं करते कि उनसे जो है पेपर आएगा। तो पास पेपर सॉल्व करने का बेसिक मकसद ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टारगेटेड एरियाज़ हैं जो पूछते हैं जिनसे ज़्यादातर, क्योंकि हर चैप्टर की वेटेज, हर टॉपिक की वेटेज सेम नहीं होती। कुछ टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर फेवरेट होते हैं, तो वो उन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। तो उनसे आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह उनको टैकल करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस असल में होती है। और उधर कोई अनसीन क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होती है तो वो आप जो है ना उससे कर लेते हैं। किसी ने ये सवाल किया है कि नम्स या एमडी कैट में अपीयर होने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें साथ लेके जाने पड़ते हैं और क्या उनका टेस्टेड होना भी ज़रूरी है। तो जी नहीं, आपको सिर्फ नम्स के लिए एक रोल नंबर उनकी स्लिप होती है और एक आपका आईडी कार्ड, ये दो चीज़ें आप लेके जाते हैं। और जो एमडी कैट है उसके लिए सिर्फ आप अपना आईडी कार्ड लेके जाते हैं, और कुछ दिन पहले एमडी कैट के लिए एक स्लिप वो जो है आपको निकाल के देते हैं। हमारे टाइम पे ऐसे था कि हमें एक स्लिप निकाल के दी थी, रोल नंबर स्लिप टाइप थी, उसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है। एक आप वो लेके जाते हैं साथ, और एक अपना आईडी कार्ड लेके जाते हैं। आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना बे फॉर्म लेके जाएंगे, और आप अपना पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास पासपोर्ट है तो ये चीज़ आप लेके, दो चीज़ें आपको चाहिए, लेके गए। तो उधर एक टिकट्स वाली मशीन जैसे टोकन नहीं निकालती, तो वो टोकन वाली मशीन लगी होती है, उसके ऊपर आप अपना वो रोल नंबर वगैरह बताते हैं तो आपका नाम और आपका टोकन निकल आता है। उसके ऊपर आपका चेयर नंबर और जो भी लिखा होता है, तो उस हिसाब से आप जाके और बैठ जाते हैं। फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसका जो जो आंसर होता है, तो फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन आप तो एक तो आपके फार्मूला स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। आपको फार्मूलाज स्ट्रॉन्ग होंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो तो जो टीचर्स शॉर्टकट फार्मूलाज लिखवा रहे होते हैं ना बुक में, तो वो वही याद कर लेते हैं, ठीक है। और उनको ये नहीं पता होता कि अब इसको फार्मूला को चेंज क्या करना है। तो एक दो क्वेश्चंस में तो वो कर लेते हैं यूज़ उनको, और ज़्यादातर उनको भूल जाते हैं। तो बेसिक आपका ये होना चाहिए, आप एक जो मेन फार्मूला होता है ना फ़िज़िक्स में, एक मेन फार्मूला होता है, आपको वो आना चाहिए, याद होना चाहिए। और बाकी उस मेन फार्मूला से दूसरे फार्मूलाज निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आप खुद जब फार्मूलाज निकालते हैं मेन फार्मूला से, तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और आप ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो है ना, फ़िज़िक्स में आपने जो कटिंग हमेशा जो है राउंड नंबर्स में उनको रखना है। तो फ़िज़िक्स के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपने ये एक बात अपने जहन में रखनी है कि ये हमेशा इवन नंबर्स होते हैं और इजीली डिविजिबल होते हैं एक दूसरे से। अगर कोई पॉइंट्स वगैरह में भी आ गया ना, तो आप देखना है उनको कि वो इजीली डिविजिबल होंगे, तो आपने उनको मतलब डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर देना है। और सिंप्लीफिकेशन आपकी ज़रा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे फ़िज़िक्स की, तो उतना आपकी जो है फ़िज़िक्स स्ट्रांग होती जाएगी। और फ़िज़िक्स के लिए ये भी रिकमेंड किया करते हैं कि अभी तो टाइम नहीं है आपके पास खैर इतना। तो फ़िज़िक्स के लिए अगर आपके जो उनसे टॉपिक्स वीक है ना, आप तो मैं जो है ना खुद सुनता था फ़िज़िक्स वाला जो है इंडियन सर हैं, जो आपने यूट्यूब पे उनको देखा भी होगा, शॉर्ट्स में कभी कभार आ जाते हैं। तो आप उनको लिखने का, आपका जो अगर आपने पूरा चैप्टर देखना है तो आप लिखेंगे उस चैप्टर का नाम, और आगे लिखेंगे फ़िज़िक्स वाला इन वन शॉट, आगे लिखेंगे इन वन शॉट। तो 1 घंटे की या इस तरह कोई वीडियो होती है, आप 1.5x या 2x पे देखेंगे तो आपका वो वाला पूरा चैप्टर जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो रोज़ 2-3 घंटे 2-3 चैप्टर्स आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह वो जो कॉन्सेप्ट्स देते हैं ना, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, और आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे उधर से। नम्स का पेपर पैटर्न जो है, आप जैसे पेपर देते आ रहे हैं वैसे ही है। एक आपको क्वेश्चन पेपर की शीट मिलती है जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, और एक आपको बबल शीट मिलती है। इस साल पीएमसी की भी आपको ऐसी ही शीट मिलेगी, एक जिसमें क्वेश्चन होंगे, बुकलेट जिसको कहते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपका पेपर होगा, और एक साथ बबल शीट होती है। तो वो होती है। बाकी डिवीजन 5% आपका इस दफ़ा नम्स में फिजियोलॉजिकल है, और बाकी 95% वैसे ही बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का है। उसी तरह जो पीएमसी का टेस्ट है उसके अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, और बाकी बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो उनकी अपनी प्रोपोर्शनैलिटी हैं अपने उसमें, तो उसमें जो है ना वो होते हैं अपने क्वेश्चंस। दूसरी बात सॉल्व करने की, तो आपने ये जहन में रखना है कि कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर पे ही सारे सॉल्व करते रहते हैं और एंड पे जाके वो
क्योंकि सारी चीज़ें सेम होती हैं और एंड पे जाके जब वो बबल शीट पे उतारना शुरू होते हैं तो उनसे गलत हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन भी आपका बबल शीट पे गलत हो गया और आपको पता नहीं चला ना, तो आपको जब तक पता चलेगा आप जो है ना 30-40 क्वेश्चन गलत कर चुके होंगे। तो उसका ये होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर आपके जो है ना लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और जो आपकी बबल शीट है ना वो राइट हैंड पे, आप जिधर बुक रखते हैं और लिखने के लिए आपके नीचे राइट हैंड में पेंसिल होगी या जो भी वो देते हैं पेन, वो एक वो होगा और उसके नीचे बबल शीट होगी। आपने क्वेश्चन उस शीट से पढ़ना है, उसका नंबर देखना है, आपने आंसर आपके जहन में आया, आपने जो है ना क्वेश्चन पेपर को छोड़ना है, उससे नंबर देखना है और सीधा उसका आंसर जो है ना बबल शीट पे मार्क करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर सीधा बबल शीट पे साथ साथ मार्क करना है। जो सा क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर मार्क करेंगे। जो लोग एंड के लिए छोड़ते हैं, एक तो उनके पास एंड के लिए शायद टाइम ही नहीं बचता किसी के पास, तो फिर वो 5 मिनट्स में जो है ना बबल शीट फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जल्दी में ना जो वो गलती कर जाते हैं। और उस टाइम तो पेपर के टाइम तो आपको पता है ऐसा टाइम होता है कि बंदा 2+2 के लिए भी कैलकुलेटर 10 दफ़ा देखता है कि अच्छा 2+2 मैं सही कर रहा हूँ। तो एंड पे आप जो है ना बबल्स अपने उसके लिए नहीं छोड़ सकते। तो आपने जो है ना शुरू से ही जैसे ये क्वेश्चन करें डायरेक्टली उसको मार्क करें, और ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड में आपने जो है अपना क्वेश्चन पेपर पकड़ना है और बबल शीट आपके पेंसिल के नीचे पड़ी हो, ठीक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर मार्क किया, उसको बबल शीट में फिल कर दिया। तो नम्स वगैरह का सेंटर और पीएमसी का सेंटर्स क्लियर नहीं है, तो सेंटर्स जो है ना वो आपकी जब रोल नंबर स्लिप निकलेगी या नम्स की निकलेगी या पीएमसी की जैसी निकलेगी, तो उसके नीचे आपका लिखा होगा फुल एड्रेस सेंटर का कि यहाँ जगह पे है, इस नान वाले के साथ है और फलानी जगह पे आपने जाना है, फलाने शादी हाल में जाना है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, बिल्कुल आपका सीट नंबर भी अगर लिखना हुआ तो वो भी लिखा होगा उसके ऊपर। आपकी जैसी रोल नंबर स्लिप निकलेगी उस पर सब लिखा होगा कि आपने किधर जाना है। तो एक ये क्वेश्चन आया कि जो दूसरे प्रोविंसेस के जो बच्चे हैं वो अपने प्रोविंस के अलावा किसी और प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं किसी कॉलेजेस में, जैसे केपीके वाले पंजाब में या पंजाब वाले केपीके में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें सिर्फ जो है आप पंजाब के हैं तो मेजर सीट्स जो होती हैं वो पंजाब की होती हैं, तो सिर्फ आप पंजाब में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर प्रोविंस में ना रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, 5 to 10 सीट्स होती हैं हर उसमें, ठीक है। तो आप रेसिप्रोकल सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले केपीके में भी अप्लाई कर सकते हैं और केपीके वाले जो है वो पंजाब में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह बाकी प्रोविंसेस के लिए भी होता है। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस होता है ना, जो आप प्राइवेट एमबीबीएस होता है, तो आप केपीके के हैं या पंजाब के हैं या किधर के भी हैं, डजेंट मैटर, तो आप किधर भी जो है उससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी पूछेंगे कि रेसिप्रोकल सीट्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप अपने एमडी कैट के रिजल्ट के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी फॉर्म में ही रेसिप्रोकल सीट्स का भी वो होगा, तो उसी फॉर्म में आप रेसिप्रोकल सीट्स को भी टिक कर देंगे और अपने आपने जोन से कॉलेजेस को प्रेफर करना है तो एक प्रेफरेंस लिस्ट होती है, उसमें आप प्रेफर करते जाते हैं, तो वो उसी एक ही फॉर्म में सब कुछ होता है। तो जब वो आएगा तो आप इंशाल्लाह हो जाएगा सब। और फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का भी आप पूछेंगे कि उसका क्या सीन होता है। तो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है ना इस्लामाबाद के लिए होता है, एक कॉलेज है, और उसकी कोई सीट्स होती हैं, कोई मेरे ख्याल में 100 होती हैं कि कितनी सीट्स उसकी होती हैं। तो उसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे मतलब पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एमडी कैट के बाद उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, पहले उसका टेस्ट होता था सेपरेटली, लेकिन अब सिर्फ जो है ना अप्लाई करना पड़ता है, और उसका जो है 50% एमडी कैट होता है वेटेज और 50% आपकी जो है एफएससी होती है। वो इलेक्टिव्स इस बार होंगे, पिछली बार भी इलेक्टिव सिर्फ हुए थे, तो उसमें आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है और उसकी फीस भी देनी पड़ती है, कोई 1500 होती है कि 1000 होती है। तो एमडी कैट के बाद जब आपका वो खुलेगा ना गवर्नमेंट कॉलेजेस के अप्लाई करने के लिए, तो उसके साथ ही वो फेडरल मेडिकल में भी अप्लाई करने के लिए खुलेगा, तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और फिर मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें आपका नाम आ गया तो आप उधर एडमिशन ले सकते हैं।